नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। आज ही मैं कई दिनों में नहा के और फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ। डॉक्टर ने तो बिल्कुल रेस्ट करने के लिए कहा था, बट इतना पॉसिबल अब हो ही नहीं पाता है कि हम रेस्ट कर पाएँ। पढ़ाना तो पड़ता ही है। बट स्टूडियो में प्रॉब्लम क्या थी कि आपको भी मालूम है, आवाज़ यहाँ पे कटती है बार-बार। तो हम हमेशा एसी चला के रखते हैं, जाड़ों में भी एसी चला के रखते थे। तो यहाँ पे क्लास ना लेने की वजह ये थी कि मैं आधा 1 घंटा क्लास ले भी लेता, बट बिना एसी के नहीं ले सकता था। और सर्दी जुकाम खांसी में आप जानते हैं कि एसी उसको और बढ़ा सकता है या और ख़राब कर सकता है, इसीलिए क्लास नहीं हुई। आप ए टू जेड क्वांट बैच पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन को ख़त्म करने का वादा हमने आपको मार्च में दिया था, जो कि हम पूरा करते हुए दिख रहे हैं उसको, कि पूरा कर लेंगे उस वादे को। कैसे? क्योंकि मेंसुरेशन 2D हम ख़त्म कर चुके हैं। आज मेंसुरेशन 3D की पहली क्लास है, जहाँ पे हम बताएंगे आपको कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। आपको मालूम है कि एलडीसी का पेपर आ रहा है, सीजीएल का पेपर आ रहा है, तो उन सब के लिए हम स्पेशल क्लास भी रेगुलर लगा रहे हैं। और आज जो मैंने स्पेशल क्लास लगाई है 5 बजे, कंप्लीट सर्ड एंड इंडाइसिस, जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनसे सवाल आ भी सकता है कोई एक, और हो सकता है ना भी आए, उन सब टॉपिक्स को हम स्पेशल क्लास में ख़त्म कर रहे हैं। तो आज 2 स्पेशल क्लास हैं, एक 5 से 7 बजे। सर्ड एंड इंडाइसिस कंप्लीटली विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ख़त्म करेंगे। और उसके बाद 8 से 10 प्रैक्टिस क्लास है, रिवीजन क्लास है हाइट एंड डिस्टेंसेस की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते भी नहीं है, वो भी हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 3D की बात कर रहे हैं। मेंसुरेशन 3D में क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग से सारी कुछ बताना शुरू करता हूँ। कॉपी पेन उठा लीजिए ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएँ और जो चीज़ें ना आती हों उन्हें लिख भी पाएँ। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं मेंसुरेशन 3D। ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास कंप्लीटली कीबोर्ड को डेडिकेटेड होगी, कल की क्लास क्यूब को होगी। पढ़ेंगे कैसे, वो पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि आज की क्लास में हमने बेसिक्स के साथ साथ कीबोर्ड जान लिया, कीबोर्ड के बाद हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूब के बाद हमने सिलेंडर, सिलेंडर के बाद हमने कौन पढ़ लिया, और फिर स्फेयर, हेमीस्फेयर, फिर इन सबको मिला के जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं वो बीच बीच में भी आएंगे, पहली क्लास को छोड़ के, क्योंकि आज की क्लास में तो सिर्फ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो मिसलेनियस का सवाल नहीं उठता। बट आगे की क्लासेस में जब क्यूब पढ़ेंगे तो फिर क्यूबॉइड से रिलेटेड और क्यूब से, दोनों से मिक्स सवाल भी करेंगे। जब सिलेंडर तक बात पहुंच जाएगी, कौन तक बात पहुंच जाएगी, तो कौन, सिलेंडर, क्यूबॉइड को मिक्स करके भी सवाल पढ़ेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन 3D। हमेशा हेडिंग साइड में लगाइए, आज ऊपर लगा रहे हैं मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पहले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति, क्षेत्रामिति, त्रिविमीय, त्रिविमीय क्षेत्रामिति। यानी यहाँ पे 3 विमाएं होती हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा था वो हमने 2 विमीय पढ़ा था, यानी कि हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे थे। जो अभी तक हमने पढ़ा था वो लंबाई और चौड़ाई की हम बात कर रहे थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई की भी बात करेंगे। क्या हो रहा है, फोकस डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अभी ठीक है? ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, या जो हम मेंसुरेशन 3D में बात करेंगे, उसमें ऊंचाई भी होगी। यानी अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे और ऐसे, अब ऐसे भी चलेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक आप जमीन पे थे ऐसे और ऐसे, अब आप ऊपर भी उठ गए। अब ये एक लाइन ये भी होगी जो ये मार्कर है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे मेंसुरेशन 2D में हम क्या पढ़ते थे, एरिया एंड पेरीमीटर, वैसे हम यहां पर क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्या होता है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ऐसे फिगर जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक जैसे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग काट लीजिए उनको, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग काट लीजिए, वो सेम बचते हैं। बट कुछ ऐसे फिगर जिनको हम वाई एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं तो सेम टुकड़ा बच रहा है, बट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं तो सेम टुकड़ा नहीं बच रहा। वैसे दो फिगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे एक तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे एक जैसे तक कहीं से भी आप काट लेंगे तो क्या होगा कि शेप या आधार की शेप कभी नहीं बदलेगी, वो सिमेट्रिक में आएंगे। जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, यानी आधार की शेप कभी ना बदले तो वो सब किस में आएंगे, सिमेट्रिक में। या फिर प्रिज्म, PRISM, अभी इनकी हिंदी भी बता दूंगा क्या होती है। और दूसरा होगा एसिमेट्रिक, जैसे कॉन, पिरामिड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ETC, ये हमने एक में रख दिया एसिमेट्रिक। आप कह रहे थे कि जी ये बांटने वाली बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर। ऐसे ही होता है, अभी आपने नहीं देखा होगा बट थोड़े दिनों में देखेंगे। एक सिलेंडर है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको दो तरीके से काट के देखा। जैसे मैं इसको बीचों बीच से काटता हूँ वाई एक्सिस के अलावा, तो इधर जो पार्ट बचेगा और जो उधर पार्ट बचेगा वो सेम होगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग काटता हूँ तो आप देखेंगे जो ऊपर पार्ट बच रहा है वही नीचे बच रहा है, तो ये किस में आ गया, सिमेट्रिक में आ गया। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग काट लो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग काट लो, दोनों के अलोंग क्या है, सेम पार्ट बच रहा है। बट जब कोण की बात हम करते हैं, कोण की जब हम बात करते हैं तब कोण की बात में क्या होता है, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग काट रहा हूँ तो सेम टुकड़ा बच रहा है इधर भी और उधर भी। बट जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग काट रहा हूँ तो ऊपर नीचे सेम नहीं बच रहा, तो ये किस में आ गया, एसिमेट्रिक में आ गया। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये एसिमेट्रिक में, ये एसिमेट्रिक में, क्योंकि आप देखते होंगे कि सबके फॉर्मूले अलग अलग याद करना, या फिर हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को दो ही पार्ट में बांट देंगे। सिमेट्रिक में होगा तो ये फॉर्मूले लगेंगे, एसिमेट्रिक में होगा तो ये फॉर्मूले लगेंगे। यानी दो प्रकार के फॉर्मूले पे हम पूरे मेंसुरेशन 3D को खत्म कर लेंगे। बात आ रही है नहीं आ रही समझ भाई? ठीक है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये फॉर्मूले बताने जा रहा हूं कि फॉर्मूले क्या हैं। आपने लिख ही लिया होगा इतना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे जैसे कि सिमेट्रिक वाले केस में फॉर्मूले क्या होते हैं। सिमेट्रिक, SYMM, सिमेट्रिक वाले केस में फॉर्मूले क्या होते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम, VOLME, VOLME, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है सिमेट्रिक वाले केस में, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हिंदी में लिख लेंगे इसी बात को, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होगा, वॉल्यूम। चाहे फिर अब क्यूबॉइड का निकालना हो, चाहे सिलेंडर का निकालना हो, चाहे क्यूब का निकालना हो, चाहे प्रिज्म का, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया की। तो पहले ये जानना जरूरी है कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन को घूम कर मैं जितना देख सकता हूं, या ये रूम है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं घूम करके इसकी चारों दीवारों को देख सकता हूं, तो ये लेटरल सरफेस एरिया है। यानी लेटरल सरफेस एरिया में हमारी जो निगाह है वो सीधे रहेगी और चारों तरफ घूमेगी, ना तो हम ऊपर देखेंगे ना हम नीचे देखेंगे। यानी लेटरल सरफेस एरिया में एक तो ऊपर का क्षेत्रफल नहीं आएगा और एक नीचे का क्षेत्रफल नहीं आएगा, बाकी चारों भागों का आएगा। जैसे इस गिलास की बात करूं मैं, ये गिलास है तो इसका ये पूरा क्षेत्रफल ये लेटरल में आएगा जो इधर इधर दिख रहा है,
ना तो ये ऊपर वाला और ना ही इसके तली वाला नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं काउंट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ही ये होता है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, जिसमें ना आधार है ना छत है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, शॉर्टकट में इसको LSA बोलेंगे, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, LSA होगा। ठीक है, क्लियर है बात, बिल्कुल। ये सब में लगेगा, ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में भी लगेगा, क्यूब में भी लगेगा, सिलेंडर में भी लगेगा, सब में लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, TSA, TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मैं बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो हमने LSA निकाला उसमें अब आप ऊपर का क्षेत्रफल छत का और रूफ यानी कि छत और जमीन सतह का बेस का एरिया दोनों ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करते हैं, जब TSA निकालते हैं तो हम कहते हैं LSA तो हमारे पास निकला हुआ है ही, इसके अंदर अब 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और कर दो। इन तीन फॉर्मूले से आप सबके फॉर्मूले बना सकते हैं, चाहे आपको क्यूबॉइड के बनाने हो, चाहे क्यूब के बनाने हो, चाहे सिलेंडर के बनाने हो, किसी के भी बनाने हो। इसके बाद देखेंगे एसिमेट्रिक के फॉर्मूले बनाऊंगा मैं यहीं पे, क्या चेंजेज होता है इसी में कर दूंगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा हमारा। आप इसकी फोटो खींच लीजिए, फिर मैं इसी में चेंज करूंगा। ठीक है, तो एसिमेट्रिक क्या होता है, देखिए ए और एस, एसिमेट्रिक में क्या होगा, वॉल्यूम में 1/3 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। वॉल्यूम में क्या होगा 1/3, एसिमेट्रिक किसके लिए है, कौन का निकालना हो, पिरामिड का निकालना हो, तो ये 1/3 आ जाएगा। जब हम LSA की बात करेंगे तो इसमें हाफ आ जाएगा, हाफ आधा, बट एक और चेंज होगा, वहां पे हाइट ना होकर के सिलेंट हाइट होगी, सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, सिलेंट हाइट होगी आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, LSA क्या होगा टोटल सरफेस एरिया में, यहां 2 नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा उन सब में क्या बन रहा है, नॉक बन रही है ऊपर, जैसे इसमें नॉक बन रही है, तो एक एरिया बस बेस का रह गया, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, तो सिर्फ एरिया ऑफ बेस ऐड होगा और कुछ नहीं, बस इतना अंतर है। एसिमेट्रिक में 1/3, यहाँ 1/2 के साथ सिलेंट हाइट, और यहाँ सिर्फ एरिया ऑफ बेस ऐड होगा। इतना लिखने के बाद तुरंत ही क्यूबॉइड हेडिंग लगा लेंगे। इतना लिखने के बाद तुरंत ही क्यूबॉइड हेडिंग लगा लेंगे, क्यूबॉइड।
हेडिंग लिखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में क्या क्या चीज़ें और लिखनी है। अब एसी चला सकते हो क्योंकि फिर मुझे लगने लगी है गर्मी, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, आवाज़ कट सकती है, लंबी क्लास लेनी है, एसी चला दो। घनाभ मतलब क्यूबॉइड। और इसको हम और क्या क्या लिखेंगे, कमरा, यानी कि जो रूम होता है वो भी एक क्यूबॉइड होता है, कमरा। और दूसरी चीज रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी इसका नाम आपको मिलेगा। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, उसका जो फैन है वो नीचे की तरफ ही कर लो, वो बेहतर रहेगा। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। क्यूबॉइड, घनाभ, कमरा या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ये सब एक ही बातें हैं। ये सब एक ही बातें, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही बातें। अब समझेंगे ध्यान से इस बात को कि एक रेक्टेंगल है, मैं आपको चित्र बना हुआ दिखा दूंगा अभी। एक रेक्टेंगल है ये रहा, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी रेक्टेंगल और बना दिए, तो ये क्या बन जाता है, ये क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है जी, क्यूबॉइड। ये रहा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के अंदर ये इसका बेस है, जो ABCD मैं नाम दे रहा हूं, ABCD इसका बेस है। ABCD इसका बेस है। अगर ABCD इसका बेस है तो AB का मतलब L, ये लंबाई हो जाएगी, ये B चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई है, दिस इज हाइट, ये ऊंचाई है H। ये हमने एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, बन गया जी क्यूबॉइड। अब मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ इस क्यूबॉइड के अंदर। मैंने कहा कि भैया आप वॉल्यूम बता सकते हो क्यूबॉइड का, तो आपने कहा हाँ जी, वॉल्यूम निकालना तो आसान है, आयतन। आपने कहा था एरिया ऑफ बेस, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, L इंटू बी, तो हमने L इंटू बी कर दिया बेस। फिर आपको पता है हाइट इंटू एच, तो फॉर्मूला क्या आ गया वॉल्यूम का, LBH। यही तो अभी बताया था सिमेट्रिक फिगर में, क्या कहा था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बोला था, बोला था या नहीं बोला था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, वॉल्यूम निकाल दिया, फिर मैंने कहा LSA, लिटरल सरफेस एरिया। तो बच्चा बोला कि अगर कमरा है तो कमरे के केस में हम लिटरल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, तो आपने कहा कमरे के केस में हम लिटरल सरफेस एरिया को बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लिटरल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हमने कैसे सीखा था, आपने कहा था जी पेरीमीटर ऑफ बेस। कोई बच्चा बता सकता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो बड़े आसानी से ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है, और इनटू ऊंचाई H होती है। ये क्या आ गया, LSA आ गया। अगर यही कमरा वर्ड यूज होगा तो हम इसी को कह देंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। LSA हमने निकाल लिया। LSA निकालने के बाद क्या होगा, LSA निकालने के बाद मान लेते हैं हमें चाहिए TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि ये कैसे निकलता है, जो LSA हमने निकाला है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, उसके अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और मल्टी ऐड कर दीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और ऐड कर दीजिए। जब ये ऐड कर दूंगा और 2 कॉमन लूंगा तो आपको पता है अंदर कितना बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। सारे फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से उन्हें याद रख पाएंगे, वरना जल्दी जल्दी भूलते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं। वॉल्यूम LBH, LSA जो कि कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। TSA ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ LB, जो बन जाता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इज इट क्लियर। सबको क्लियर है बात। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या है कि अगर मैं आपसे एडजेसेंट सरफेस की बात करूं तो वो ना मैं आपको चित्र में दिखा पाऊंगा। आप ये चित्र देखो, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है क्यूबॉइड का, यहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ सिखा पाऊंगा। ठीक है, मैं क्या सिखाने की बात कर रहा हूँ, आपने वॉल्यूम देख लिया, ये देख लिया। अच्छा, जैसे एडजेसेंट सरफेस की अगर मैं बात करूँ आपसे कि कौन सी सरफेस एडजेसेंट है, तो आप कहेंगे जिनका कॉमन वर्टेक्स है,
कॉमन वर्टेक्स, मैं अगले पेज पे ही बात लिखने जा रहा हूँ। मैं अगर पूछूं कि एडजेसेंट सरफेस क्या होती हैं, एडजेसेंट सरफेस, ये वर्ड यूज होगा आपसे बहुत ज़्यादा, एडजेसेंट सरफेसेस, मैं सब कुछ पहले ही बता के चल रहा हूँ इसीलिए, एडजेसेंट सरफेसेस। तो इसके आगे आप लिखोगे मीटिंग, मीटिंग या मीट एट कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन की स्पेलिंग गलत है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि एडजेसेंट सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जो कॉमन वर्टेक्स पे मिलती हैं। जैसे इस चित्र में मैं आपसे पूछूं कि एडजेसेंट सरफेसेस कौन सी हैं, तो बच्चा जवाब ये देगा नीले कलम से कि जी इससे एक तो ये मिल रही है, ये सरफेस बन रही है एक तो एडजेसेंट में, ठीक है। एक सरफेस कौन सी बन रही है, ये बन रही है, ये बोलेगा बच्चा। एक सरफेस कौन सी बन रही है, ये बोलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सरफेस के एरिया क्या होंगे, तो आप कहेंगे जी इसका ये तो एल है और ये बी, इसका एरिया हो गया इस वाली सरफेस का एल बी। फिर मैं कहूँगा यार इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो एल ही है लेकिन ये एच है, तो इसका एरिया हो गया एल एच। फिर मैं कहूँगा यार ये तो एच है और आपने कहा ये बी है, इसका एरिया कितना हो गया बी एच। समझ आई बात नहीं आई कि इस सरफेस में एच है एल है तो एल एच एरिया हो गया, इस सरफेस में एच है बी है तो बी एच एरिया हो गया। सारे रेक्टेंगल हैं, दिख नहीं रहे, टेढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3D फिगर है, ये एल इंटू बी हो गया। तो मैं एक चीज लिखना चाहता हूं यहाँ पे कि जो एडजेसेंट सरफेसेस होती हैं इनके एरिया क्या होंगे, इनके एरियाज क्या होंगे, तो आप कहेंगे इनके एरिया होंगे जी एल बी कॉमा बी एच कॉमा एच एल, यही होगा। अगर हम इनको एक्स वाई जेड नाम दे दें, मैं कहूं कि ये सरफेस के जो एरिया है वो एक्स बराबर एल बी मान लिया, एक बार वाई बराबर बी एच मान लिया, एक बार जेड बराबर एच एल मान लिया, तो आप इन सबको अगर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, यानी वॉल्यूम एल बी एच कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। यहां से मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया कि एक क्यूबॉइड की अगर एडजेसेंट सरफेस का एरिया एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम होगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी क्यूबॉइड की एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड। एडजेसेंट सरफेस होती कौन सी है, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट सरफेसेस। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। आप सिर्फ सीखते हैं और उसको कॉपी में जाके घर जाके भूल जाते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सवाल करेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, जब तक आपकी तैयारी अधूरी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज, कि आप टेस्ट सीरीज दें। और मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे हॉटस्टार पे आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके सारी मूवियाँ देख सकते हैं, ऐसी टेक्स्ट बुक का पास लेने के बाद आप सारे एग्जाम के टेस्ट दे सकते हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हैं, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभिनय 10 कोड यूज करिए, फीस भी कम हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के बट होने वाला कुछ नहीं है। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस, गणित उतना ही परफेक्ट बनेगा। अगर आज मैं 6 महीने के लिए छोड़ दूं तो शायद 6 महीने बाद मुझे भी ज्योमेट्री के सवाल करने में दिक्कत आने लगे। बट लगातार प्रैक्टिस में है, बार बार पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को 3 3 4 4 बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे रटी हुई है ये बात है। अच्छा, अब अगली एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनके डायगोनल की बात करूँ, जैसे मैं आपसे ये वाला डायगोनल पूछूं, ये वाला, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ इस डायगोनल की बात करूं तो आप कहेंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे मैं इसका डायगोनल पूछ लूं आपसे, इसका, तो आप कहेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका भी डायगोनल पूछ सकता हूं ये,
तो आप कहेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक बात साइड में और लिखनी होगी आपको अगले पेज पे कि इनके डायगोनल भी अलग अलग होते हैं, एडजेसेंट सरफेसिस के डायगोनल्स। ये तो मैंने एरिया लिखे, इनके डायगोनल्स भी होते हैं एडजेसेंट सरफेसिस के, और वो नॉर्मली क्या होते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सवाल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बिना सवाल के कुछ भी समझ पाना मुश्किल है, बट सवाल से सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही उत्तर है, यही उत्तर है। एरियाज और डायगोनल्स एल बी बी एच एच एल, ठीक है, ये वाली बात लिख ली आपने। अब रेक्टेंगल के अंदर आपको क्या क्या समझ आ गया क्यूबॉइड के अंदर, कि भाई इसका वॉल्यूम एल बी एच होता है, एल एस ए ये निकाल दिया हमने, टी एस ए निकाल दिया। अच्छा, कंप्लीट डायगोनल क्या होता है? आपको मालूम है कि कंप्लीट डायगोनल क्या होगा? आप चाहो तो मैं प्रूफ बता देता हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। कि इस कोने से लेकर के इस कोने से लेकर के और यहाँ तक का डायगोनल क्या होगा, इस कोने से लेकर के यहाँ तक का डायगोनल, ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है, बट कोई खास मुश्किल नहीं है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ ये वाली चीज़ भी निकाल के। जैसे कि ये आपका इसका बेस था रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपकी एल थी, ये बी थी, ये आप निकाल चुके थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल चुके थे। अब जब आप एक और सरफेस ऊपर बनाते हैं, जब आप ऐसे ये ऊपर बनाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था ये जो दूरी होती है ये दूरी h होगी इस ऊंचाई तक, और हमें बेसिकली कौन सी चाहिए, तो आप कहेंगे हमें ये डायगोनल चाहिए जी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अब आपको ये दिखेगा नहीं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये 3D फिगर है तो मैं दिखा नहीं पा रहा, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। ये तो बेस बन जाएगा इसका, कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझने वाले समझेंगे, बाकी को मतलब नहीं होता, वो रटते हैं हर चीज को। अब एक ये चीज है, ये हमसे पूछ रहा है डायगोनल, तो अगर मैं वापस इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये डायगोनल होता है क्यूबॉइड का। तो ये डायगोनल आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि ये क्यूबॉइड का डायगोनल है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, क्यूबॉइड का डायगोनल। अगर आपको प्रूफ समझ आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी। क्यूबॉइड का डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं कि एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। आपने देखा होगा ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि एक कमरे में कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ को रखा जा सकता है। जैसे चोरों को मारने के लिए लोग अपने घर में मोटी सी लंबी सी छड़ रखते हैं। कई बार वो दुकान पे ये बोल के ले आते हैं कि हमें सबसे लंबी छड़ दे दो कमरे में रखी जाने वाली। अब वो दे देता है, एक बार तो वो आके फंस जाती है, लेकिन फिर वो निकलती नहीं है। जब आप इतनी लंबी छड़ ले आओगे कमरे में घूम ही नहीं पाएगी, आप मारोगे कैसे? तो फिर आपको बंदों को उसी छड़ पे पटक पटक के फेंकना होता है, क्योंकि आप छड़ का इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो आप चोर को लाओगे, रोड पे फेंक के मारोगे, फिर चोर को लाओगे, रोड पे फेंक के मारोगे, जब तक कि रॉड टूट नहीं जाएगी। टूट जाएगी फिर उससे चोरों को मारेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है, इसमें लिखना है कि लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड that that can be placed in a room, maximum length of a rod that can be placed in a room, मतलब कि एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ भी क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सवाल करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं और बड़े बड़े सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको, टीएसए और ये सब निकालना। यहाँ से शुरू करते हैं, एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, ये देखिए।
द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:5 and its surface area is 248 centimeter square. Find the volume of the box. एक आयताकार बॉक्स के किनारे 2:3:5 के अनुपात में है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 248 है। तो बॉक्स का आयतन बताइए क्या होगा, बता सकते हैं बॉक्स का आयतन क्या होगा? कोई भी सवाल का उत्तर बताएगा, अभी तो पढ़ाया यार। आप देखो, आप ऐसा करो, इसकी लंबाई चौड़ाई को मान लो 2K, 3K, 5K, ये आपने मान लिया, ठीक है। देखिए ये बात तो तय हो गया कि जो भी उत्तर होगा वो 30 के मल्टीपल में होगा, 5 या 15 दूनी 30, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें पता नहीं है कि क्या होगा या नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है कि उस 30 के बाद कोई भी, जैसे इसका मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, 30 K की क्यूब आ रहा है, क्यूब। क्या 30 के बाद यहाँ क्यूब बच रही है? नहीं। यहाँ बच रही है 6? नहीं। यहाँ बच रही है 8, भी उत्तर होगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी उत्तर लगा सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा कि हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या मान लिया, 2 3 5, तो 2 3 5, तो वॉल्यूम क्या होगा, 30 K की क्यूब, 5 से 15 दूनी 30, 30 K की क्यूब हो गया। अब 30 है और K की क्यूब है, तो K की क्यूब कहाँ पर बच रही है? 30 हटाने के बाद यहाँ 4 बच रहा है, वो स्क्वायर है 2 का। यहाँ 6 बच रहा है जो ना स्क्वायर है ना क्यूब है। यहाँ 8 बच रहा है जो 2 की क्यूब है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 30 K की क्यूब है तो कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा कि भाई इसका LSA है, TSA दिया हुआ है, TSA टोटल सरफेस एरिया। देखिए जब ये बात ना पता हो कि TSA या LSA, ये क्लियर ना कर रखा हो सवाल में कि क्या है TSA या LSA, तो आपको क्या करना है, हमेशा TSA मानना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, जब तक ये स्पेसिफाई ना करे कि ये लिटरल है या टोटल है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, TSA कितना होगा? TSA बराबर होगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। यही होगा। ये दिया कितना है सवाल में, 248 दिया है। 248 बराबर 2। LB कितना होगा? LB 2 तिया 6 के स्क्वायर प्लस BH कितना होगा, 5 तिया 15 के स्क्वायर प्लस HL कितना होगा, HL 5 दूनी 10 के स्क्वायर। बात खत्म। 2 से ये कितनी बार कट गया, 124 बराबर 15 और 6 21 और 10 31 के स्क्वायर। 31 से 4 बार कट गया। के स्क्वायर अगर 4 है तो के कितना आ गया, 2 आ गया। के 2 यहाँ रख देते हैं। देख लो सेम आंसर आ रहा है। कुछ अलग आया क्या उत्तर? नहीं, सेम आया, 30 × 2 की क्यूब। तो कई बार ऐसे सवाल ऑप्शन से भी हो जाते हैं, जैसे हमने किया स्टार्टिंग में। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम है तो 5 या 15 दूनी 30 का मल्टीपल और इनटू किसी संख्या की क्यूब होगी, और वो एक ही ऑप्शन में बच रही थी, क्यूब। बोलो 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 भाई, अरे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर दो बंद, और क्या, फिर थोड़ी देर में फिर कूल कर देंगे। ये सवाल देखिए भाई, अब आने लग गए आपके पसंदीदा सवाल। करिए कोशिश, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही घूमते झूमते रह जाएंगे, कुछ पता नहीं है। ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच मीट इन कॉर्नर। देखिए फिर से मैंने क्या, अब की बार इसने यही बता दिया कि उन सरफेसेस का एरिया हमने दिया हुआ है जो एक कॉर्नर में मिलती हैं, यानी कि एडजेसेंट सरफेस का एरिया दिया हुआ है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, बॉक्स का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए 18, मैंने वही बताया था आपको कि अगर x दिया हुआ है 18, y दिया हुआ है 26 और z दिया हुआ है 52। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, अंडर रूट XYZ 18 गुणा 26 गुणा 52। यही मैंने बताया था। आप देखेंगे कि 26 यहाँ और यहाँ भी है, तो एक 26 बाहर आ गया,
यहाँ पे 2 बचा और यहाँ 18 दूनी 36, तो 6 बाहर आ गया। 26 छिक्के कितना होगा? 156। ये उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था। अब जैसे ये चीजें हमें पहले से पता होती हैं कि भाई जहाँ पे एक कॉर्नर पे तीनों सरफेस मिल रही हैं उनका एरिया हमें दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम अंडर रूट एक्स वाई जेड कर देते हैं। जब ये बातें हमें पहले से पता होती हैं तो हम सवाल जल्दी कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जल्दी आंसर कर पाते हैं, जल्दी सवाल कर पाते हैं, वरना घूमते रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम में, जैसे ही ये खत्म होगा टॉपिक वैसे ही। Six cubes, each of h 4 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid? 6 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं, परिणामी घन का कुल क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। 6 क्यूब्स, अच्छा क्यूब्स तो अभी हमने पढ़ा नहीं, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया सवाल? ये सवाल देखेंगे उससे पहले, ये बहुत जरूरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मुश्किल भी है, दोनों ही चीजें। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ये करने की कोशिश आप करेंगे, क्या होगी? ये कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। मैंने आपको बताया तीनों फेसेस के डायगोनल्स निकालना सिखाया, मैंने आपको बताया। एक अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दूसरा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तीसरा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ये मैंने बताया। यूनिट्स है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का पूछा है कि क्या होगा, बता सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, क्या करेंगे बताइए? देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे सवाल में ये दिया हुआ है कि अंडर रूट, ये कह सकता हूँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 41, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। एक मुझे क्या दिया हुआ है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है ये सवाल, बट महत्वपूर्ण है, जरूरी है जानना। 2 अंडर रूट 61, और एक और चीज हमें क्या दे रखी है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 4√30, 4√30, ठीक है, यही है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 आ गया, स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किया, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 छीं 24, 264 आ गया। क्योंकि जो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके लिए हमें एल बी एच निकालना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है बिना एल बी एच के करने का। फिर हमने वापस स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 गुणा 13, ये कितना आ जाएगा? 13 छीं 78 का 8 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 208, सही है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। आपने अगर इन सबको जोड़ा क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर। कैलकुलेशन ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता, इसमें थोड़ा एलजेब्रा भी लग रहा है कि यहाँ के बाद हम एल बी एच कैसे निकालें। तो पहले स्क्वायर किया, फिर सबको जोड़ दिया, तो मैंने देखा कि 264 और ये 364, 64, 128, 428, तो ये हो गया 200, 628, 628 में 8 जुड़ेंगे 636, 2 से भाग लगाया तो ये कितना बच रहा है? 2 तिया 6, 318, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 318 आ गया। बहुत ध्यान से देखना कि हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 318, ये हमने निकाल दिया, 318 निकाल दिया हमने, ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्त यहाँ पे
एक छोटी सी बात आप कहेंगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 164 है। ये कितना है 164, 164 है या नहीं? तो एच स्क्वायर कितना बच गया यहाँ से? अगर मैं घटा दूं तो एच स्क्वायर यहाँ से कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही? एच स्क्वायर 8 में से 4 गए 4, 31 में से 16 गए तो 15। तो पॉइंटों में क्यों आ रहा है यार? घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√41 था, 2√61, 4√13 स्क्वायर कर दिया तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 4 6 24। यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दी, शिट। 244 आएगा यहाँ पे, और हमने 264 लिख दिया था, यानी कि हमने 20 ज़्यादा लिख दिया था। 20 हमने ज़्यादा लिख दिया तो 20 कम करना पड़ेगा। 20 कम करने का मतलब यहाँ कितना आएगा? 616 आएगा। सही है, देखना एक बार ज़रा। 4 और 4 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 616। 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा? 2 3 6, 308 आएगा। 308 मुझे तो दिख गया था कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। 308। अब आपने देखा एच स्क्वायर कितना निकल के आ गया? 144। तो एच कितनी आ गई? 12। एच 12 निकाल पाए। अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर की बात करूँ तो बी स्क्वायर क्या होगा? 308 माइनस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना आया था हमारा? 208, यानी कि ये 100 आ गया। 100 आने का मतलब बी कितना आ गया? 10। बी 10 आ गया। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया था? 164। तो एच स्क्वायर कितना आएगा? 308। नहीं, ये तो हो गया 164 वाला। तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 244। एल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 308 में से 244 माइनस कर देंगे। 56 और 8 कितना आ गया? 64। तो एल कितनी आ गई? 8। सोचिए, ये इतना मुश्किल सवाल होता है, जब भी पेपर में आएगा ये मुश्किल ही रहेगा। इसको सॉल्व करना या तो ट्रिपलेट बन जाए, देखिए, या तो ट्रिपलेट बन जाए, ट्रिपलेट। ठीक है, बात आई समझ या नहीं आई जो मैंने बताई? मैंने क्या कहा कि ये सवाल जब भी आएगा तो हमारे पास यही प्रोसेस है। या तो देखिए, हमें यहीं पे देख के पता लग जाता कि ट्रिपलेट बन रहा है। जैसे यहाँ 17 होता तो मैं आइडिया लगा लेता कि यहाँ 8 15 है। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, हो सकता है एसएससी में जब भी सवाल आए तो वो ऐसे ही हो जाए कि यहाँ 13 है, आपने आइडिया लगा लिया 5 और 12 का। तो ट्रिपलेट पे भी डिपेंड आ सकता है, और ना आए तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा H12 और ये। अब मैं इधर का थोड़ा सा पार्ट मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। एल बी एच, अब अगर वॉल्यूम पूछा होता फिर भी सरल है, बट टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो अब आप बताओ एल बी कितना होगा? 8 × 10 80। 2 के बाद कितना होगा? 80 प्लस बी एच कितना होगा? बी एच 120। एच एल कितना होगा? 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 2 × 296, यानी 600 में 8 की कमी, 592 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ एक ये सवाल हैं जो बहुत लेंथी, कोई और सारा इनका सवाल पूछ इस तरीके से पूछ ले कि भाई पाइथागोरस हम लगा पाएँ, ट्रिपलेट हम लगा पाएँ, नहीं लगा सकते तो यही तरीके से जाना पड़ेगा। बट मैं आपको समझाते हुए गया हूँ तो थोड़ा टाइम लगा है। आप तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ दोगे, जोड़ के 2 से भाग करके एक बार इसको घटाओगे तो 1 आ जाएगा एच, इसको घटाओगे तो बी आ जाएगा, उसको घटाओगे तो एल आ जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए। हर एक सवाल जो कीवर्ड से जुड़ा हुआ है हम क्लास के अंदर कर लेंगे। आप ये सवाल देखिए। सवाल सवाल कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 25 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड, 10 मीटर हाई।
25 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े, 10 मीटर ऊंचे कुएं में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लंबाई होगी। वही वाली बात अभी बताया था आपको, पोल की मैक्सिमम लेंथ निकलेगी। तो आपका जी हाँ, आपने पढ़ा था कि डायगोनल हो, डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। तो क्या होगा ये, अंडर रूट अंदर 25 का प्लस 15 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 25 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो अगर 5 का स्क्वायर बाहर ले लें तो अंदर 25 प्लस दिया 2 4 ना आगे और रही तो में आ रहा है रूट 8। ये आंसर 30 ही इस का आंसर 530। ना चौड़ाई है 10 तो हाइट बहुत, और लल्लू का आप ये क्या हो क्लास जी। हाँ ना, तो कहते हैं कि हद की। हेलो, प्रॉब्लम एक तो इस सही